हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम देखेंगे जो पोर्चुगीज़ हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है वो इंडिया में कैसा चलता है, उनका डिक्लाइन कैसा हो रहा है, वो कैसे उनका अंत हो रहा है, और फिर हम लास्ट में सबसे देखेंगे कि उनका क्या सिग्निफिकेंस था हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारी सोसाइटी में उनका क्या सिग्निफिकेंस था। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो पुर्तगाल के लोग होते हैं उनका अपना रोल होता है कुछ, जैसे क्या होता है कि उनका मेन जो मोटो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और जो इंडिया के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों, उनको जो है कन्वर्ट कर देना है क्रिश्चियनिटी में। ठीक है। मिशनरी एक्टिविटीज़ वो स्प्रेड कर रहे थे, वो एक्सपेंड कर रहे थे, लोगों को वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी चीज़ हमने कई बार देखी कि कुछ कार्गोज थे जिसको वो सीज़ कर लिया करते थे, और कभी कभी ट्रेड को परफॉर्म करने के लिए, व्यापार करने के लिए वो कुछ बेनिफिट्स की मांग भी कर रहे थे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारे लोकल किंग्स हुआ करते थे, जो हमारे राजा हुआ करते थे, जब भी उनका आपस में कोई डिस्प्यूट होता था तो यही जो पोर्चुगीज़ होते थे वो मीडिएशन का रोल प्ले करते थे, वो जो है मध्यस्थता करते थे उसमें। और जब भी कोई राजा जीतता था, जब भी वो विजयी होता था, तो उसके विजय के साथ, उस राजा के पावर के बढ़ने के साथ, ये जो पुर्तगाल के लोग हैं उनका भी पावर इंक्रीज़ हो रहा था। तो इस तरीके से वो छोटे छोटे राजाओं के बीच की जो मध्य की बातें थी, उनके बीच की जो बातें थी, उसमें जो है वो मध्यस्थता करते रहते थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन, हम पहला जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको स्टार्ट करते हैं। उनका प्रशासन किस तरीके से था। ठीक है। तो कहीं भी जो है अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए, कहीं भी अपना कार्यकाल चलाने के लिए कोई एक प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए। जैसे हमारे भारत को, आज हमारा भारत सुचारू रूप से सारी चीज़ें उसकी चल रही हैं, तो उसके पीछे एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है जो है एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हम देखेंगे कि पोर्चुगीज़ जो किंग थे उन्होंने एक व्यक्ति को इंडिया में भेजा, जो एक पावर दे के भेजा, जिनको एक पदवी दी, किसकी, वायसराय की। वो वायसराय थे जो इंडिया में आए, और इंडिया में जो उनका कार्यकाल था वो 3 साल का था, 3 वर्ष का था। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो वायसराय होते हैं वो अकेले सारी चीज़ों को तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए एक सेक्रेटरी भी थे जो उनको हेल्प करते थे, और बाद में जो एक काउंसिल भी बनाई गई, जिसमें जो काउंसिल के मेंबर्स थे उनका समय समय पर जब भी आवश्यकता होती थी उनके नंबर भी बढ़ते थे। ठीक है ना। तो अब एक टीम हो गई जो हमारे वायसराय को, या कि पुर्तगाल के जो वायसराय हैं उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया कि एक व्यक्ति हैं जो वायसराय हैं, वो इंडिया में 3 साल के लिए आएंगे, उनके साथ एक सेक्रेटरी होंगे और एक काउंसिल होगा। ठीक है। अब अपने जो भी उनके कार्य हैं वो उसको जो है क्रियान्वित करेंगे या उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्चुगीज़। जो पुर्तगाल के लोग थे उनकी जो धार्मिक जो आपकी नीति थी, धार्मिक जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो क्या थी। तो देखिए क्या था कि उनके अंदर एक ज़ील था, एक जो है उनके अंदर एक मोटिवेशन था लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का, लोगों को क्रिश्चियन बनाने का। ठीक है। स्टार्टिंग के टाइम में, आरंभ के समय में हम देखेंगे कि जो मुस्लिम्स हुआ करते थे उनके लिए वो ज़्यादा इंटॉलरेंट थे, समझ रहे हैं, उनके लिए वो अधिक जो है उनका रवैया जो था वो बहुत क्रूर था। बाद में हम देखते हैं कि जो हिंदू लोग हैं उनके लिए तो पहले एक टॉलरेंस का बिहेवियर उन्होंने शो किया, लेकिन बाद में उनके लिए, हिंदूज़ के लिए भी वो इंटॉलरेंट हो गए। ठीक है। अब देखिए हम अकबर के जो है टाइम में आते हैं। अकबर का ही उस टाइम जब जो पुर्तगाल के लोग थे जब आए थे, तो अकबर का एम्पायर था वहाँ पे, जो यहाँ के सम्राट थे वो अकबर थे। ठीक है। तो अकबर जो थे वो थोड़ा इंटरेस्टेड थे पुर्तगाल के धर्म को जानने में, और डिफरेंट जो धर्म हैं, जैसे हमारे इंग्लिशमैन हो गए या फ्रेंच हो गए, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है थियोलॉजी, यानी कि धार्मिक बातों पे ये इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है। तो पहली जो मिशन था, पहला एक मिशनरी मिशन इन्होंने इनवाइट किया, किसने, अकबर ने गोवा को एक जो है भेजा, अपना दल भेजा, या उनको जो है अपना मैसेज भेजा कि आप हमारे यहाँ कुछ रिलीजियस लोगों को भेजिए जो हमें धर्म के बारे में कुछ बता सकें। ठीक है। तो जो पहला मिशन था वो 1579 में अकबर ने
बुलवाया। कहाँ से बुलवाया? जो गोवा के प्रीस्ट थे वहाँ से बुलवाया। ठीक है, ये जो है 1853 में वापस भी हो जाते हैं, 1579 में आते हैं और 1583 में वापस चले जाते हैं। तो इसमें एक थे रोडोल्फो और एक थे एंटोनियो मोन्सेराटे। ठीक है ना, रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेराटे, नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो जो पहला मिशन आया था गोवा से, वो उसमें कौन थे? रोडोल्फो एक्वाविवा एंड सेकेंड इज एंटोनियो मोन्सेराटो, ये 2 लोग आए थे। ठीक है, एक बार ये मिशन आया और चला गया, कुछ ऐसे बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। जो इनका, मैंने बताया था, इनका जो एक विज़न था वो यही था कि हमें कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर कहीं अकबर बुला रहे हैं, जो अकबर जो है पूरे भारतवर्ष के जो सम्राट थे, ठीक है, अगर वही बुला रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी सफलता हाथ हो सकता है लग जाए। अगर यही लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएं तो शायद जो उनके अनुयायी हैं, जो लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, तो वो भी जो है क्रिश्चियन बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अकबर ने उनसे कुछ धर्म की बातों के बारे में जिक्र किया, डिस्कस किया और फिर ये लोग वापस हो गए। ठीक है, सेकेंड मिशन फिर से बुलाया गया 1590 में और ये भी 2 साल में ख़त्म हो गया, जो कि 1592 में ये लोग भी वापस चले गए। एक मिशन और आया, जो थर्ड मिशन था, वो 1995 में 5 साल बाद एक दूसरी जो है लोग आए ग्रुप के, और वो लाहौर में आए थे। उसके जो लोग थे वो थे जेवियर और दूसरे थे इमैनुअल। ठीक है ना, इमैनुअल पिनहेरो एंड जेवियर, ये दोनों लोग आए थे। ठीक है, अब ये आपके 3 मिशंस, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कितने मिशंस आए थे। वो 3 मिशन आए थे। फर्स्ट मिशन में कौन कौन था? रोडोल्फो एक्वाविवा थे, एंटोनियो मोन्सेराटे थे। ठीक है, सेकेंड मिशन का इसमें मेंशन नहीं है तो हम उसको नहीं देख रहे, क्योंकि अगर नहीं मेंशन है तो मे बी वो एग्जाम में अगर आप लोग को कहीं मिलता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा प्लीज़। जो हमारा थर्ड मिशन था वो 1995 में स्टार्ट होता है और उसमें कौन आते हैं? जेवियर और इमैनुअल फिनेरो। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अकबर के जो पुत्र थे उनका नाम था सलीम, और जब वो गद्दी पे बैठे तो वो जहांगीर के नाम से बैठे। तो उन्होंने जो फादर्स थे, जो धार्मिक लोग थे वहाँ के, वो जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए, इवन अगर कहें तो उन्होंने नेग्लेक्ट किया एक तरीके से। लेकिन फिर 1608 में, दैट इज़ 1608, उस टाइम पे कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं। और वो कैप्टन विलियम हॉकिंस, आप ध्यान रखिएगा, ये जो है पोर्चुगीज़ नहीं होते, पुर्तगाल से ये नहीं आते हैं, ये इंग्लैंड से आते हैं। ठीक है ना, तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं। और कैसे आते हैं? वो अपनी एक शिप से आते हैं और शिप का नाम होता है हेक्टर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस जो एक इंग्लैंड के जेम्स प्रिंसेप होते हैं, जो किंग होते हैं, उन्होंने भेजा होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस को। कहाँ पे? जहांगीर के दरबार में। और कब? 1608 में। ठीक है ना, और जो विलियम हॉकिंस होते हैं वो एक शिप से आते हैं जिसका नाम होता है हेक्टर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस होते हैं वो 1608 में अपनी हेक्टर नाम की एक शिप से जहांगीर के राज्य में आते हैं। और वो किसके कहने पे आते हैं? वो जेम्स प्रथम जो इंग्लैंड के किंग होते हैं उनका एक पत्र लेके, उनका एक लेटर लेके वो आते हैं। ठीक है, अब क्या लेटर में क्या है, क्या वो डिमांड करते हैं, क्या उनकी रिक्वेस्ट होती है, देखते हैं। तो वो रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हमें बिजनेस करने के लिए परमिशन दे दिया जाए इंडिया में। ठीक है, किससे कहते हैं? जहांगीर से कहते हैं। तो अब क्या होता है कि जो हॉकिंस होते हैं ना, वो टर्की लैंग्वेज जानते हैं, जो तुर्क का जो है आपका लैंग्वेज होता है उससे वो परिचित होते हैं। और जो वहाँ की भाषा होती है, जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो टर्की और पर्शियन जो 2 लैंग्वेज होती है वही ज़्यादा यूज़ होता है। तो जहांगीर से वो टर्की लैंग्वेज में बिल्कुल बिना किसी मीडिएटर के वो 1 to 1 बात करते हैं। ठीक है ना, अपनी बातें उनके सामने प्रत्यक्ष प्रस्तुत करते हैं और उनकी बातों को वो समझते हैं। इससे क्या होता है कि जो जहांगीर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं हॉकिंस के ऊपर, और उनको जो है मनसबदारी दे देते हैं। ठीक है, मनसबदारी एक पावर होती है, जो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उनको मनसबदार बना दिया जाता है। आगे हम मनसबदार के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है कि ये यहाँ पे कुछ दिन रहते हैं और एक आर्मेनियन क्रिश्चियन होते हैं मुबारक शाह, उनकी पुत्री से जो है हॉकिंस का विवाह कर दिया जाता है। ठीक है,
देखिए, अब इंग्लिश जो है ना, ऑफेंडेड पोर्चुगीज़, इंग्लिश जो होते हैं जब वहाँ पे आएंगे तो पोर्चुगीज़ को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि पोर्चुगीज़ ऑलरेडी अपना पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक इंडिया में अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, फोर्टिफाई कर लेते हैं अपने फैक्ट्रीज़ को, ठीक है। ट्रेड में जो है वो अच्छा एक रेवेन्यू और अर्न कर रहे होते हैं, और इवन लोकल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें इंटरफेयर करते हैं, अपनी पावर को कंसोलिडेट करते हैं। तो जब कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया में आते हैं तो ये जो जेवियर होते हैं और इमैनुअल फेलिन हेरो होते हैं, वो क्या होता है, बहुत ही खुश नहीं होते हैं, वो बहुत रोकने की कोशिश करते हैं हॉकिंस को कई तरीके से, बट वो जो है इसमें उनको कोई सफलता हासिल नहीं हो पाती है, और फाइनली जो कैप्टन विलियम हॉकिंस होते हैं वो जहांगीर के दरबार में आ ही जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है कि जो पोर्चुगीज़ होते हैं वो स्टॉप्ड इंग्लिश शिप्स फ्रॉम एंटरिंग टू द पोर्ट ऑफ सूरत, वो वहीं रोक देते हैं कि सूरत के पोर्ट पे ही ना आए, गुजरात से ही वापस हो जाएं, ठीक है ना। वो रोकने की कोशिश करते हैं, कौन? पोर्चुगीज़ करते हैं, क्योंकि इंग्लिश को एक अपना नया जो है कॉम्पिटिटर वो इंडिया में नहीं चाहते, वो अपना पूरी मोनोपोली चाहते हैं, ठीक है। 1612 में इंग्लिश जो शिप होती है ड्रैगन अंडर द कैप्टन बेस्ट फॉर्ट पोर्चुगीज़ फ्लीट, ठीक है। पोर्चुगीज़ की जो पुर्तगाल की फ्लीट होती है, उनकी टुकड़ी होती है, उससे जो है एक भिड़ंत हो जाती है, किसकी? कैप्टन बेस्ट की। और कैप्टन बेस्ट जो है शिप का क्या नाम होता है? ड्रैगन, ठीक है ना। तो 1612 में ड्रैगन जो शिप होती है उसके जो कैप्टन होते हैं कैप्टन बेस्ट, उनकी जो है एक झड़प होती है किससे? पोर्चुगीज़ फ्लीट से, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि पोर्चुगीज़ का काम क्या होता है, पोर्चुगीज़ करते क्या हैं। पोर्चुगीज़ क्या करते हैं, उनका मुग़ल से थोड़ा सा कुछ उनकी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि वो कार्गोज़ को क्या करते हैं, वो सीज़ कर देते हैं, और कुछ शिप्स को वो एंट्री नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके के कुछ उनके काम होते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर होता है वो खुद ही, मुग़ल के जो लोग होते हैं वो खुद ही ऑफेंड हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं पोर्चुगीज़ से, और वो उनको फेवर करना बंद कर देते हैं, उनको फेवर नहीं मिलता अब मुग़ल साम्राज्य से। तो होता क्या है, 1613 में जो है वो मुग़ल शिप्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और उनके कार्गोज़ को प्लंडर कर लेते हैं, लूट लेते हैं। अब देखिए वही जो लोग एक बार याचना करते हैं कि हमें जो है अपने यहाँ ट्रेड करने की परमिशन दीजिए, और आज वो लोग क्या करते हैं कि शिप्स को जो है रोक देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और जो कार्गो होती है उनकी, कार्गो मतलब होता है माल से भरा हुआ, जो उनके सामान होते हैं उससे भरा हुआ एक जहाज़, ठीक है। तो उनके कार्गो को लूट लिया जाता है, मुग़ल के ही कार्गो को, ठीक है। तो ये चीज़ जो है किसी भी जो सम्राट हैं या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उस टाइम, तो वो पसंद नहीं आती है, इसलिए मुग़ल का एक तरीके से उनसे डिस्प्यूट हो जाता है और वो जो है फेवर करना बंद कर देते हैं। तो हम देखेंगे जो शाहजहाँ होते हैं, ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर आए थे, जहांगीर के पुत्र जो होते हैं शाहजहाँ होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके उस टाइम में क्या होता है, पोर्चुगीज़ लॉस, जो उनके एडवांटेजेस होते हैं जो पोर्चुगीज़ के, वो हमेशा के लिए वो खो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। थोड़े बहुत जो पावर उनको दी भी गई थी, वो भी जो फैसिलिटीज़ है वो शाहजहाँ के टाइम पे उनके हाथ से छिन जाती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, कैप्चर ऑफ हुगली। हुगली का कैसे कैप्चर किया जाता है, कौन करता है? मुग़ल लोग। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग के क्लास में कि वो लोग हुगली नदी के किनारे जाके वो अपना डेरा डाल लेते हैं, कुछ लोग वहाँ रहते हैं, फोर्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो अभी वहाँ हैं वो लोग। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे टाइम थोड़ा बढ़ता है, हुगली को भी उनके हाथ से छीन लिया जाता है। देखिए 1579 में क्या होता है, गॉट इम्पीरियल फरमान एंड सेटल्ड नियर सटगांव बंगाल, ठीक है ना। तो बंगाल में जो हुगली रिवर है वहीं पे एक छोटा सा गांव होता है सटगांव का, और थोड़ी सी वहाँ से कुछ मील दूर वो अपने आप को जो है एक डेरा डाल के एक इस्टेब्लिश हो जाते हैं, थोड़े लोग वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देते हैं, टेंट वगैरह डाल के अपना वो जीवन व्यतीत करते हैं वहाँ पे, ठीक है। स्टैंडन देयर पोजीशन, अपने धीरे धीरे अपने पावर को, अपने पोजीशन को वो जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वहाँ पे स्टैंडन करते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ बिग बिल्डिंग्स भी बनाना शुरू कर देते हैं, फोर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं अपने जो है अब फैक्ट्रीज़ को या अपने लोकेशंस को, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि सतगांव से ये लोग हुगली की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि हुगली जो है वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह थी, वो एक अच्छा केंद्र बन सकता था, तो ये लोग सतगांव से मूव करके हुगली की तरफ चले जाते हैं, ठीक है।
और वहाँ पे सॉल्ट का जो प्रोडक्शन होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको मोनोपोलाइज कर लेते हैं। समझ रहे हैं? जो सॉल्ट का, जो नमक का जो वहाँ पे उत्पादन होता है, उसको पूरी तरीके से एकाधिकार में ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि टोबैको पे वो ड्यूटी भी लगाना शुरू कर देते हैं कि देखिए टोबैको पे अब हम ड्यूटी लगाएंगे, किसी को अगर लेना है तो पहले हमें वो ड्यूटी पे करे। बिल्ड कस्टम हाउसेस, अपने कस्टम हाउस वो बना देते हैं। ठीक है ना? कस्टम हाउस मतलब रेवेन्यू अर्न करने के लिए, किसी को ट्रेड करना है तो कस्टम प्रोसेस से गुजरना होगा, कुछ पैसे, कुछ हिस्सा इनको देना होगा, उसके बाद वो आगे सारी चीज़ें प्रोसीड हो पाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, स्टार्टेड क्रूअल स्लेव ट्रेड। ठीक है ना? स्लेव ट्रेड जब वो करना शुरू करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अनैतिक चीज़ हो जाती है। वहाँ पे कुछ पहले बच्चों को ये ख़रीद लेते हैं, उसके बाद उनका धर्म, चाहे हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, बचपन में ही कुछ बच्चों को वो जो है ख़रीद लिया करते थे और फिर उनको कन्वर्ट करके वो उनको बड़ा करते थे और फिर उनका ट्रेड किया करते थे। ठीक है ना? तो ऐसे ही उन्होंने दो जो है मुमताज़ महल की जो गर्ल स्लेव थी उनको जो है परचेज़ कर लिया था। इससे मुमताज़ महल बहुत ही गुस्से में थी और फाइनली होता क्या है कि 1632 में शाहजहाँ ने ऑर्डर दे दिया, किसको? बंगाल के गवर्नर को, क्योंकि सारे जो हुगली है वहाँ पे सेटलमेंट वो कर लेते हैं और सतगांव से हुगली ट्रांसफ़र कर लेते हैं, साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग को पूरा कैप्चर कर लेते हैं, टोबैको पे टैक्स लगा देते हैं, कस्टम हाउस अपना बना लेते हैं, स्लेव ट्रेड शुरू हो जा रही है। तो इन सारी चीज़ों से परेशान होकर शाहजहाँ कहते हैं, किसको ऑर्डर देते हैं? कासिम को। ठीक है? बंगाल के जो गवर्नर होते हैं कासिम खान से कहते हैं कि इस पे कोई एक्शन लिया जाए और इन लोगों को वहाँ से हटाया जाए। ठीक है ना? तो अब जो है बिल्कुल मूड में है कि अब इनको यहाँ नहीं रहने देना है। ठीक है? अब देखिए ये सारी हमने चीज़ें देखी, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी कौन सी क्रियाकलापों के जो है वजह से जो मुग़ल राज्य होता है, मुग़ल साम्राज्य होता है, वो बिल्कुल ऑफेंड हो जाता है, वो बिल्कुल परेशान हो जाता है और इनको अब हटाने की कोशिश करता है। ठीक है? देखिए 18th सेंचुरी आते आते जो इनका कॉमर्शियल इंटरेस्ट होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ठीक है? अगर जो कुछ बचते हैं वो क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे बचता है कि कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पे, व्यक्तिगत अपनी क्षमता पे कुछ अगर उद्योग कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत चलता होता है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि पुर्तगाल जो कंट्री है और वो कंट्री एज अ होल यहाँ पे कोई अपना पावर इस्टेब्लिश कर पा रही हो, तो ऐसा नहीं हो पाता। 18th सेंचुरी में वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है? थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे पायरेसी है, रॉबरी है, तो यही सारी चीज़ें बचती हैं उनके लिए और बाकी पूरा उनका होल्ड धीरे धीरे निकलता जाता है हाथ से। अब देखिए ये क्यों होता है आखिर में? तो ये इसलिए होता है कि इमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज़ इन द नॉर्थ में जो है उनका, जैसे मैंने बताया कि पावर ख़त्म होता है, तो पावर ख़त्म होने का क्या कारण था? कारण ये था कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ही पावरफुल डायनेस्टीज़ इस्टेब्लिश हो जाती हैं। मराठा जो लोग होते हैं वो उनके इमीडिएट नेबर होते हैं जो हमारे पोर्चुगीज़ होते हैं। तो मराठा वैसे भी बहुत ही जो है आप जानते हैं उनकी वीरता के बारे में, तो ऐसी किसी भी शक्ति को अपने अगल बगल वो इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। ठीक है ना? तो वो जो है मराठा से उनको एक पुश मिलता है, वो वहाँ से हटाए जाते हैं। ठीक है ना? 1739 में ये लोग जो है क्या कर लेते हैं, सल्सेट और बसीन को सीज़ कर लेते हैं। ठीक है ना? कौन कर लेते हैं? मराठा कर लेते हैं। किससे? ये जो पुर्तगाल के लोग होते हैं। अब देखिए रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एंटागोनिस्ट होते हैं, वो अगेंस्ट होते हैं मुस्लिम्स के, और इनका पूरा फोकस होता है कि कैसे जो है कन्वर्जन कर दिया जाए क्रिश्चियनिटी में। ठीक है? डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, ट्रेड में भी अपने वो ईमानदार नहीं होते, वो डिसऑनेस्ट होते हैं। ठीक है? सी पायरेट्स होते हैं, जो कार्गोज जाती हैं समुद्री मार्ग से उसको लूट लिया करते थे ये लोग। और देखिए ब्राज़ील की भी डिस्कवरी उसी टाइम हो जाती है और इनका पूरा जो ध्यान होता है वो ब्राज़ील को कॉलोनी बनाने में, वहाँ के उपनिवेश को, वहाँ के रॉ मटेरियल को जो है एक्सट्रैक्ट करने में, यूज़ करने में उनका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है इंडिया से।
ठीक है। डच एंड इंग्लिश लर्नड स्किल ऑफ ओशन नेविगेशन, ठीक है ना। तो ये लोग ओशन नेविगेशन की जो डच होते हैं और इंग्लिश होते हैं, पहले तो कौन थे, पोर्चुगीज़ थे, जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना इस्टेब्लिश कर लिए थे। लेकिन अभी जो नेविगेशनल जो उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, नई जो टेक्नोलॉजी थी, वो सारे कंट्रीज़ नहीं अडॉप्ट कर पाए थे आपके यूरोप के। लेकिन अब डच और इंग्लिश भी जो है अपना इस प्रोग्रेस में वो भी जो है आते हैं आगे, और अपने आप को जो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को इक्विप्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो थे इनका जो होल्ड है वो और धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। अब एक राइवलरी इस्टेब्लिश हो जाती है इंग्लिश मैन में और पोर्चुगीज़ में और डच लोगों में एक राइवलरी हो जाती है, ठीक है ना। डच एंड इंग्लिश हैड टुगेदर हैड ग्रेटर रिसोर्सेज, सॉरी। तो जो डच होता है, एक कंट्री है डच की, और एक जो है डेनिश लोग होते हैं, और इंग्लिश की जो कंट्री होती है, ठीक है ना, वहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा होता है। उनकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे इंग्लैंड हो गई आपकी, और डच लोगों को ज़्यादा उनके गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, ज़्यादा इम्पीटस मिलता है, और वो आगे जाके इंडिया में अच्छा होल्ड इस्टेब्लिश कर पाते हैं। जबकि पोर्चुगीज़ के साथ ये कंडीशन नहीं थी, ठीक है। गोवा हैड लॉस्ट इट्स इम्पॉर्टेंस आफ्टर द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो जब विजयनगर का एम्पायर जो है उनका फॉल हो जाता है, तो विघटन होने के बाद विजयनगर एम्पायर के, जो गोवा की जो एक इम्पॉर्टेंस होती है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, ठीक है। स्पाइस ट्रेड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ डच। जो डच लोग होते हैं उनके जो है कंट्रोल में स्पाइस ट्रेड आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होने लगती हैं और इनका पावर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, हम लास्ट टॉपिक हमारा था सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्चुगीज़। इसके बाद जो पोर्चुगीज़ का जो इंडिया में आगमन था वो हमारा पूरा कंप्लीट होता है। आगे हम जो है इसके बाद कौन आते हैं, डच आते हैं। तो डच को हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या था कि इनकी नेवल पावर बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर था इनके पास। जो उनके शिप्स थे उसमें कैनन्स लगे होते थे, और शिप बिल्डिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी थी उनकी। समझ रहे हैं ना कि उस टाइम जब इनोवेशन हुआ था तो उन्होंने बहुत तरीके से शिप्स को बहुत अच्छे तरीके से जो फास्ट मूव कर सके, जो स्ट्रॉन्ग हो, समझ रहे हैं, इतना लंबा रास्ता तय करना था, नेविगेशनल पावर, जो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। फिर क्या होता है कि ये पहले ऐसे लोग थे जो समुद्री मार्ग से इंडिया में एंटर किए थे, ठीक है। ये मोनोपोली पे अपना पूरा ट्रेड, पूरा जो है कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। किसका, सॉरी, मोनोपोली अपना जो है पूरा इस्टेब्लिश करना चाहते थे, किस पे, ट्रेड पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मल्टी डेक्ड शिप होते थे। शिप जो है एक ही जो है फ्लोर का नहीं, कई फ्लोर के शिप्स होते थे, समझ रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम ले आ सकें इंडिया में, और ले भी जा सकें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के बारे में हमने देखा था कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल था वो भी बहुत अच्छा था। एक हायरार्की थी उसमें, जो है बहुत अच्छा जो है क्या इंटरकनेक्शन था। दूसरी चीज़ थी मिशनरीज़ एंड चर्चेज़। जो मिशनरीज़ और चर्चेज़ हुआ करते थे वो एक तो कन्वर्जन करते थे, वो बिल्कुल सही बात था, लेकिन वो कभी कभी कहीं, जैसे मान लीजिए गोवा में कुछ चर्चेज़ हैं, तो वो एज अ टीचर्स भी लोगों को कुछ एजुकेशन भी देते थे, समझ रहे हैं ना। तो जो फादर्स होते थे वो एज अ टीचर भी फंक्शन किया करते थे। अब उनके बहुत डिफरेंट तरीके से आर्ट्स थे, कार्विंग थी, स्कल्पचर था, तो वो सारी चीज़ें जो है इंडिया में फ्लोरिश हुई। पोर्चुगीज़ ने बहुत सारे अलग अलग तरीके से आर्ट को प्रमोट किया इंडिया में, ठीक है। अब देखिए, हमने देखा था कि जो सिटीज़ थी वहाँ पे सिल्वर स्मिथ थे, गोल्ड स्मिथ थे गोवा में, ठीक है ना। बहुत तरीके की, जैसे फॉली जो वर्क होता है, मेटल वर्क है, और ज्वेलरी में कई तरीके की जो है क्या बोलते हैं उसको, एम्बडिंग, या फिर कुछ जैसे एम्ब्रॉयडरी, तो उसमें बोलते हैं कपड़े में। तो ज्वेलरी में एक तरीके के जो हम कार्विंग करते हैं, जैसे ज्वेलरी को हम अच्छा बना सकते हैं, उसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उस तरीके की ये सारी जो टेक्निक्स थी वो उन्होंने ही दी थी, ठीक है। वर्क वुड, आप कभी देखते होंगे कि लकड़ी का काम हुआ होता है पूरा, तो वर्क वुड जो था वो पूरा, चर्च का जो इंटीरियर था वो पूरे लकड़ी का हुआ करता था, वुडन वर्क हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें पोर्चुगीज़ ने दी। इसके बाद हम देखेंगे पेंटेड सीलिंग्स। तो हमारी जो रूफ़ की सीलिंग्स होती है, जहाँ पे पंखे लगे होते हैं, वो बहुत ही ऑर्नामेंटल, बहुत ही अच्छे ढंग से वो जो है
कलर्ड की होती थी, बहुत ही अच्छे ढंग से पेंट की होती थी, बहुत ही अच्छे सुपीरियर डिज़ाइंस हुआ करते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है हमें पोर्चुगीज़ से मिली। ठीक है, तो ये जो पुर्तगाल के लोग थे इंडिया में, वो आए, उनका क्या रोल था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उन्होंने कैसे चीज़ों को एकाधिकार करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर उनका डिक्लाइन क्या हुआ। उसके हमने और भी देखा कि उनका सिग्निफिकेंस क्या था, कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया इंडियन सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो ये कोर्स यहीं पे ख़त्म होता है। एक्चुअली कोर्स नहीं, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और दूसरा टॉपिक जो डच का है वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही हो, आपको पसंद आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में अगर कोई एडवाइस है जो मुझे जो है इम्प्रूव करना हो कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।